गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2, जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन फर्स्ट क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड है और बाकी सारे इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं, उसको समझना है। ठीक है, तो 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इसमें कैसा है, अगर किसी काम को करने में वर्कर्स कम हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर वर्कर की संख्या बढ़ा दी जाती है तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले आपको दिया था कि मान लीजिए स्कूल का ग्राउंड साफ करना है, तो एक क्लास के 30 बच्चे जाते हैं। अब अगर मैं इसमें और दूसरी क्लास के भी 30 बच्चे ऐड कर दूं, तो 30 बच्चे जो काम कर रहे थे वो मान लीजिए 2 घंटे में हो रहा था, तो 30 और ऐड कर दिए तो वो काम जल्दी होगा, तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि 60 बच्चे अब सफाई कर रहे हैं, पहले 30 ही कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसका उल्टा, अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक कम कर रहे हैं तो दूसरी भी कम होती है, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्कर्स की संख्या बढ़ाने पे टाइम कम लग रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से हम अगर जा रहे हैं तो किसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो तो हम एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस स्पीड से जितना हमको 1 घंटे में लग रहा डिस्टेंस कवर कर रहे थे, उतना ही हम दूसरे घंटे में भी कवर करेंगे, क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा होने पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक ही स्पीड से हम जा रहे हैं, तो हम अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगले दूसरे घंटे में भी हम 40 किलोमीटर ही जाएंगे, तो कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर नेक्स्ट है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड यानी ज़मीन कितनी है और उसमें पैदावार कितनी हो रही है। अगर ज़मीन कम है तो अनाज भी कम पैदा होगा, और ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो हम उतने एरिया में अगर उगाएंगे फसल को तो अनाज भी ज़्यादा होगा। यानी कम लैंड होने पे हार्वेस्टिंग कम, और ज़्यादा लैंड होने पे हार्वेस्टिंग ज़्यादा। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कम कुछ भी नहीं हो रहा है, एक ही प्रोपोर्शन से चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो इसका, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब देखिए, यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें स्पीड एक ही थी, तो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है वो बात की हुई थी। लेकिन यहाँ पे अब स्पीड चेंज हो रही है, यानी पहले अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे थे, अब हम 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, या 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं। तो अब जैसे ही हमने स्पीड कम थी तो हमको टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब हमने स्पीड बढ़ा दी है तो किसी डेस्टिनेशन पे हम जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं। अगर आप स्कूल आ रहे हैं अपने और पैदल चल के आ रहे हैं, और दूसरा आप अगर अपनी बाइक पे आ रहे हैं, तो आपको टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? बाइक पे आने पे आपको टाइम कम लगेगा, पैदल आने पे टाइम ज़्यादा लगेगा। वही चीज़ यहाँ है कि पहले स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। या फिर पहले ज़्यादा स्पीड से चल रहे थे तो हम जल्दी पहुँच रहे थे, अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं। दोनों केस हो सकते हैं ना, पहले हम ज़्यादा तेज़ चल रहे थे, ज़्यादा स्पीड से चल रहे थे तो हम जल्दी पहुँच रहे थे, अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो हम लेट पहुँचेंगे। कि ये इसमें कैसा है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है तो पहली कम हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन। लास्ट सम, द प्रोपोर्शन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब कैसा है कि किसी देश की जनसंख्या और हर एक आदमी को कितना, अगर उसमें डिवाइड करें तो कितना लैंड मिलेगा। अब देखिए, अगर किसी देश की जनसंख्या कम है, लोग कम हैं, तो ज़्यादा चीज़ें मिलेगी उनको, लेकिन लोग बढ़ गए तो डिवीज़न ज़्यादा लोगों में होगा। जैसे अगर मैं 10 चॉकलेट को कितने लोगों में, 12 चॉकलेट को अगर मैं 4 लोगों में बांटती हूँ, 12 चॉकलेट है मेरे पास, तो हर एक को 3-3 मिली। अब लोग बढ़ गए, 4 की जगह 6 हो गए, 6 बच्चों में अगर मैं 12 चॉकलेट बांटूंगी तो क्या होगा? हर एक को 2-2 ही मिलेगी। यानी बच्चे जब कम थे तो चॉकलेट ज़्यादा मिल रही थी, अब क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ गई
तो चॉकलेट हर एक को कम मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पे है कि लैंड ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड कम मिलेगा, और पॉपुलेशन कम है तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक के हिस्से में लैंड का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो यानी एक कम होने पे दूसरा ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रपोर्शन, तो ये लॉजिक आपको लगा के समझना होता है। इस तरह से मिक्स क्वेश्चन में ही आपको कैलकुलेशन दी जाएगी। यहाँ लेसन में तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एक्सरसाइज है और इन्वर्स की एक है, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये लॉजिक लगा के देखना है कि एक चीज़ बढ़ाने पे दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से डायरेक्ट या इन्वर्स का आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, in a television game show the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. देखिए इसमें कैसा है कि अगर नंबर ऑफ विनर्स हैं उनमें हमको 1 लाख रुपए बांटने हैं। अब नंबर ऑफ अगर विनर्स कम है, मान लो एक ही विनर है तो पूरा 1 लाख उसी को मिलेगा। अब मान लीजिए 2 विनर हो गए तो अमाउंट कम हो जाएगा हर एक का, 50,000 एक को मिलेंगे, 50,000 दूसरे को मिलेंगे। यानी ये कौन से प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनलिटी कौन सी है इसमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर विनर्स की संख्या बढ़ेगी तो पैसा हर एक को कम मिलेगा। अब यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमने बोला था कि ये 2 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 2 गुना बढ़ता था, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो ये 2 गुना बढ़ रहा है तो ये आधा होगा, ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो डिवाइड बाई 4 होगा ये। तो इसमें आपको डिवीजन करना होता है। तो 1000 डिवाइड बाई 2 किया तो 15,000 आया, 50,000 आया। अब 1000 डिवाइड बाई 4 करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25,000 होगा। 1000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 20,000 होगा, 20,000। और 1000 डिवाइड बाई लाख है, लाख डिवाइड बाई 4 किया तो 25,000, लाख डिवाइड बाई 5 किया 1 लाख को तो 20,000 आया। 1 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12,500 आएगा। 10 से करेंगे तो 10,000 आएगा, और 20 से करेंगे तो 5,000 आएगा। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसको ये जितना गुना बढ़ रहा है उतना ही गुना ये बढ़ाते हैं और इन्वर्स में डिवाइड करते हैं। ये जो नंबर है इससे पहले नंबर को डिवाइड, 4 से 1 लाख को 4 से, 1 लाख को 5 से, 1 लाख को 8 से, 1 लाख को 10 से, 1 लाख को 20 से। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले तो आपको पहचानना है कि एक को पूरा मिल रहा था लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ी विनर्स की तो पैसा कम हो गया, तो ये बढ़ने पे ये कम हो रहा है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब भी आएगा तो आप जो अमाउंट है उसको इनसे डिवाइड करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 लाख 50,000, 25,000, 20,000, 12,500, 10,000 एंड 5,000, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें रहमान इज मेकिंग अ व्हील ऑफ विथ यूजिंग स्पोक्स, ये स्पोक्स कहलाते हैं। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of successive consecutive spoke is equal. ये अगर वो व्हील बना रहे हैं इन स्पोक्स से तो उन्होंने क्या बोला है कि हर एक के बीच का जो एंगल होगा स्पोक्स लगाने के बाद वो इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल है, हर एक का ये एंगल इक्वल है, इस तरह से इक्वल बताया है। तो इसमें अगर 4 4 8 है तो हर एक के बीच का एंगल इक्वल है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी किसी सर्कल की बात करते हैं तो उसका जो एंगल का सम होता है वो 360, ये पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। अब जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ेंगे उससे हम स्पोक्स की काउंट करके, अब यहाँ पे 4 स्पोक्स हैं तो 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हर एक एंगल कितना आएगा, 90 का। यहाँ पे 6 स्पोक्स है तो 360 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हर एक एंगल आएगा 60 का। यहाँ पे 8 है तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिवीजन करके आपको एंगल निकालना होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स ये हैं और एंगल आपको पूछा हुआ है वो आपको करना है। तो ये देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थे तो 360 डिवाइड बाई 4 करके हमने 90 निकाला, फिर 360 डिवाइड बाई 6 करके 60 निकाला। अब क्वेश्चन में ये 8, 10 और 12 का निकालना है। तो 8 के लिए भी हम वही करेंगे, 360 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 45 आएगा। फिर 10 के लिए 360 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 36 आएगा, और 12 के लिए 360 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 30 आएगा। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ स्पोक्स डिवाइड करके और फिर एंगल निकालना था कि एंगल क्या होगा इनके बीच में। तो
तो ये एंगल निकालने का यही तरीका है, क्योंकि जो सर्कल में व्हील है उसका पूरा एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। नेक्स्ट अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पोक्स की संख्या बढ़ रही है तो एंगल डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। वो आपको कैसे पता चला? ये टेबल देख के पता चला कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब यहाँ पे 12 तक का पूछा था, अब आपको 15 का पूछा है कि अगर 15 स्पोक्स है तो एंगल हर दो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में कितना होगा। तो वही तरीका है, 360 डिवाइड बाई 15 कर दीजिए। 360 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 बच गए तो 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री का दो स्पोक्स के बीच का एंगल आएगा 24 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40। वही सेम चीज है, अब यहाँ पे हम स्पोक से डिवाइड कर रहे थे, अब हम जो एंगल दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, तो कितने स्पोक्स हो जाएंगे? 9 स्पोक्स। अगर आपको 40 डिग्री का एंगल चाहिए तो 9 स्पोक्स आपको व्हील में लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि इस तरह से आपको करना था। इसमें कॉमन खाली ये ध्यान रखना था कि व्हील है तो पूरा 360 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो एंगल स्पोक्स को डिवाइड करेंगे तो एंगल आएगा और एंगल को डिवाइड करेंगे तो स्पोक्स आएगा। उस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। How many would each get if the number of the children is reduced by 4? अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 4 नहीं है, पहले जितने थे उससे 4 कम है, 4 रिड्यूस करने हैं। तो इसका हम टेबल बनाएंगे। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट ईच बच्चे को कितनी मिल रही है वो। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले 24 थे तो हर एक बच्चे को 5 मिल रही थी। अब 4 बच्चे रिड्यूस हो गए, यानी 24 माइनस 4 यानी अब 20 चिल्ड्रन हो गए। यहाँ पे 4 मत लिखिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 4 बच्चे रिड्यूस हुए यानी अब बच्चे 20 हो गए, तो हर एक को कितनी स्वीट मिलेगी वो आपको निकालना है। तो अब आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर वर्कर्स बढ़ते हैं तो काम जल्दी होता है। अगर हमको कोई लैंड बांटना है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड कम मिलेगा, पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड ज़्यादा मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे वैसे ही चॉकलेट में भी समझाया था। तो यहाँ पे स्वीट्स है, अब मेंबर ज़्यादा थे तो हर एक को 5 मिल रही है। अब मेंबर कम हो गए हैं तो चॉकलेट ज़्यादा मिलेगी या स्वीट ज़्यादा मिलेगी। तो अब मेंबर कम होने से स्वीट ज़्यादा मिलेगी, इसलिए ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फॉर्मूला होता है x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे, ये ऐसे। पहले ऐसे ऐसे चलता था फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होता था। ये ऐसे चलता है x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। तो x1 अपॉन x2 अपॉन y2 अपॉन y1 के हिसाब से 24 अपॉन 20 हो गया ये तो, और y2 तो है नहीं तो y लिखेंगे, और ये 5। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी, ये कटेगा 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24, तो y की वैल्यू क्या आई? 6, यानी ईच चिल्ड्रन विल गेट 6 चॉकलेट। पहले 5 मिल रही थी, अब ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बच्चे कम हो गए। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड to feed 20 animals in his cattle for 6 days, यानी किसी किसान के पास अपने 20 जानवरों को खिलाने के लिए 6 दिन का खाना है। How long would the food का last if there were 10 more animals in his cattle? पहले 20 थे तो 6 दिन का खाना था, अब मेंबर बढ़ गए हैं, 10 मोर हो गए, 10 नहीं हो गए। अब यहाँ पे 10 मत लिख देना, वो बोल रहा है 10 मोर एनिमल्स और आ गए हैं 10, तो अब कितने हो जाएंगे? 20 + 10 यानी 30 एनिमल्स हो जाएंगे। तो 20 थे तो 6 दिन के लिए फूड फॉर कैटल कितने डेज के लिए था? 6 डेज के लिए। अब नंबर ऑफ एनिमल्स 10 मोर हो गए, यानी 20 + 10 30 एनिमल्स हो गए, तो वो कितने दिन चलेगा? अब आपको पता है कि हमारे घर में राशन भरा है 20 दिन के लिए अगर, और हम 6 मेंबर खा रहे हैं। अब अगर हमारे घर मेहमान आ जाते हैं तो क्या वही राशन 6 दिन के लिए सफिशिएंट होगा या और कम दिन चलेगा और ज़्यादा दिन चलेगा? तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो अब खाना 6 दिन तो चलेगा नहीं और कम दिन चलेगा, क्योंकि खाने वाले बढ़ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, एनिमल 20 थे
तो 6 दिन का खाना था। अब एनिमल बढ़ गए तो उसी खाने में से हम उनको भी खिलाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे, यानी ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, डेज कम हो रहे हैं, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर फॉर्मूला लगेगा x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, तो 20 अपॉन 30 इक्वल्स टू y अपॉन 6। ये y2 अपॉन y1 होता है, ये ध्यान रखना है, ऐसे और ऐसे चलता है। फिर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो 4 आया, यानी पहले 6 दिन का खाना था, अब 4 ही दिन का खाना है। तो ये क्या हो गया, फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज इफ एनिमल्स आर इंक्रीज्ड। अगर एनिमल की संख्या बढ़ती है तो एनिमल इंक्रीज करने से फूड कम दिन चलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 persons could rewire जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। अगर किसी जसमिंदर नाम के कोई इंसान है जो कि अपने घर में वायरिंग फिर से करवाना चाहते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर 3 वर्कर को लगाता है तो उनको पता है कि 4 दिन में काम पूरा कर लेंगे। इफ़ ही यूजेस 4 person इंस्टीड ऑफ 3, हाउ मैनी शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब क्योंकि मैन पावर बढ़ गया, पहले 3 ही लोग काम कर रहे थे तो 4 दिन लग रहे थे, अब लेकिन एक मेंबर और आ गया तो वो भी तो कुछ काम करेंगे, तो 4 मेंबर करेंगे तो काम जल्दी होगा कि लेट होगा? पहले से जल्दी होगा, क्योंकि पहले 3 ही जन किसी काम को कर रहे थे। अब मेंबर बढ़ गए हैं तो काम 4 दिन से कम टाइम में होगा। तो अब क्या करेंगे, पहले पर्सन लिखेंगे यहाँ पे टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इन डेज, कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो 3 पर्सन थे तो 4 दिन लग रहे थे, अब 4 पर्सन है तो हमारे को ये निकालना है, तो इसको ये y होता है, नीचे वाला y होता है, ऊपर वाला x होता है, तो हमने इसको y लिख लिया। अब हमको पता है कि मेंबर बढ़ने से टाइम कम लगेगा, ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, तो ये 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू y अपॉन 4। जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 4 से ये 4 नीचे आएगा, तो 4 से 4 कट के 3 आएगा, यानी द पर्सन विल टेक 4 पर्सन विल टेक 3 days टू कंप्लीट द जॉब या कंप्लीट द वर्क। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का आपको क्वेश्चन आपको पहचानना आना चाहिए कि डायरेक्ट है कि इन्वर्स है। आप उस तरह से टेबल बना के लॉजिक लगाइए, दो चीज़ें टेबल में दी है वो लिख लीजिए और फिर आप देखिए कि क्या होने वाला है। इस हिसाब से आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने होते हैं। फॉर्मूला ये होता है इसमें x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1। तो ये आपका एक्सरसाइज 13.2 का 6 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो इतना आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना है। थैंक यू।